नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ऋण पत्रों का मोचन या ऋण पत्रों का शोधन या ऋण पत्रों का भुगतान का जो टॉपिक है उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, ऋण पत्रों का मोचन है या ऋण पत्रों का शोधन है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका अर्थ क्या होता है कि जो कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए हुए हैं उन ऋण पत्रों का एक निश्चित अवधि के बाद में क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है या उनकी देनदारियों को समाप्त कर दिया जाता है या देनदारियों को मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋण पत्रों का मोचन कहते हैं। जैसे एक कंपनी ने 5 वर्ष के लिए कोई ऋण पत्र जारी किए थे और 5 वर्ष के बाद में ऋण पत्रधारियों को उनकी राशि चुका दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, ऋण पत्रों का मोचन कहलाएगा। ठीक है। तो ऋण पत्रों का मोचन या ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है कि ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित अवधि के बाद में जिसके लिए ऋण पत्र जारी किए गए थे, ऋण पत्रों की राशि चुका दी जाती है या अन्य तरीके से उनकी देनदारियों को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋण पत्रों का मोचन कहते हैं। तो ऋण पत्रों के मोचन की जो विधियां होती है वो हमारी जो बुक है उसमें देखिए 4 दे रखी है। पहली है एकमुश्त भुगतान, दूसरी किस्तों में भुगतान, तीसरी खुले बाजार में खरीदना और चौथी अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन। देखिए, जो पहली विधि है एकमुश्त भुगतान विधि, इसमें तो क्या होता है कि जो ऋण पत्रों की पूरी राशि है वो एक साथ भुगतान कर दी जाती है। जैसे कि 1 लाख रुपए के ऋण पत्र हमने जारी किए थे, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के बाद में जब 1 लाख रुपए एक साथ भुगतान किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक मुश्त भुगतान। ठीक है। इन्हीं 1 लाख को हम क्या करते हैं, 20-20 हज़ार रुपए प्रति वर्ष भुगतान करते हैं, तो 5 साल में पूरे 1 लाख रुपए भुगतान हो जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, किस्तों में भुगतान। तीसरी है खुले बाजार में खरीदना, जब कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को बाजार में खरीद कर उनकी देनदारियां समाप्त करती है, तो उसे हम कहते हैं खुले बाजार में खरीदना। ठीक है। और चौथा है अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, यानी इस तरीके में क्या होता है कि ऋण पत्र के समय ही ये शर्त तय होती है या ऋण पत्रधारियों को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने ऋण पत्रों को या तो अन्य नए ऋण पत्रों में या अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, तो ये कहलाएगा चौथा तरीका, अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का मोचन। ठीक है। तो ये 4 विधियां हैं जिनके तहत हम क्या पढ़ेंगे, ऋण पत्रों का मोचन या ऋण पत्रों का शोधन पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो हम देख लेते हैं। पहला है कि ऋण पत्र मोचन की समयावधि। प्राय क्या होता है कि ऋण पत्र जितनी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं उसके बाद में उनका शोधन होता है। जैसे 5 वर्ष के लिए हमने ऋण पत्र जारी किए हैं, तो 5 वर्ष के बाद की जो देय तिथि है वही उसकी क्या होती है, शोधन की तिथि होती है। परंतु कंपनियां क्या है कि पूर्व तिथि को भी इनका शोधन कर सकती है यदि कंपनी के अंतर्नियम में इसकी अनुमति है तो। यानी 5 वर्ष के लिए हमने जारी किए थे, तो 4 वर्ष बाद भी अगर कंपनी इनका शोधन कर सकती है यदि अंतर्नियम में इसकी अनुमति है, तो वरना 5 वर्ष के बाद ही इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मोचन के स्रोत। मोचन के स्रोत, तो एक कंपनी पूंजी अथवा लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, इसको देखिए ध्यान से भाई समझना, कि आरबीआई द्वारा पंजीकृत सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग कंपनियां, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां, शेयर बाजार में सूचीगत और असूचीगत कंपनियों को ऋण पत्र शोधन संचय से मुक्त रखा गया है। यानी इन कंपनियों को ऋण पत्रों के भुगतान के लिए जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है वो बनाने की आवश्यकता नहीं है, उनसे मुक्त रखा गया है और ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से कर सकती है। कौन सी, जो ऊपर दी गई है, आरबीआई द्वारा पंजीकृत सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग कंपनियां, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां, शेयर बाजार में सूचीगत और असूचीगत कंपनियां, इनको ऋण पत्र शोधन संचय बनाने से मुक्त रखा गया है। अब नीचे देखिए लिखा है, अन्य असूचीगत कंपनियों के लिए ऋण पत्र शोधन संचय बनाना होता है।
अन्य असूचीकृत कंपनियों के लिए ऋण पत्र शोधन संचय बनाना होता है। कितना? 10% भाग के बराबर, यानी जो बकाया ऋण पत्र के मूल्य का 10% भाग के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो मुक्त किसे रखा गया है? जो ऊपर दी गई कंपनियां उनको मुक्त रखा गया है, और अन्य असूचित कंपनियां हैं उनको बकाया ऋण पत्रों के मूल्य के 10% भाग के बराबर शोधन संचय में स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब सवाल करेंगे तब ये आएगा। अगली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को आगामी वर्ष के 31 मार्च को परिपक्व हो रहे या देय ऋण पत्रों की राशि के 15% के बराबर भाग को विनियोग कर ऋण पत्र शोधन निवेश का निर्माण करना है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी कर रखे। कितने के? 5 लाख रुपए। और वो कंपनी है वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करती है 31 दिसंबर को। कब करती है? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये जो बिंदु है वो कहता है कि 30 अप्रैल के बाद में 31 मार्च तक जो भी ऋण पत्र परिपक्व हो रहे हैं उनके 15% के बराबर हमें क्या बनाना है? विनियोग करना है और ऋण पत्र शोधन निवेश का निर्माण करना है। तो 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हमें किस में डालने हैं? ऋण पत्र शोधन निवेश में हमें डालना है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और डालना कब है? 30 अप्रैल को। प्रति वर्ष 30 अप्रैल को अगले आने वाले 31 मार्च तक जो भी ऋण पत्र दे हैं उनके 15% राशि के बराबर हमें विनियोग करना है और ऋण पत्र शोधन निवेश का निर्माण करना है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे जब हम सवाल करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, किस्तों में भुगतान करते हैं, तो वहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है और पढ़ने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगला जो हमारी जो फर्स्ट विधि है उसको हम देखते हैं आज की इस वीडियो में, एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन या शोधन। तो इस विधि में मैंने आपको बताया कि जो भी ऋण पत्र की राशि है वो पूरी की पूरी एक साथ नगद में हमने क्या कर दी जाती है? भुगतान कर दी जाती है ऋण पत्रधारियों को। तो वो क्या कहलाती है? एक मुश्त द्वारा मोचन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 5 लाख रुपए के ऋण पत्र हमने जारी किए और 5 लाख रुपए जब हम किसी दी गई अवधि के बाद एक साथ चुका देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो एंट्री है वो है ऋण पत्रों की राशि दे होने पर क्या प्रविष्टि बनेगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ऋण पत्रधारियों में हम क्या कर देते हैं? ये ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर की राशि, और ऋण पत्रधारी को या ऋण पत्र के धारक को जो हम राशि हम भुगतान करेंगे तो क्या प्रविष्टि बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कि जो भी उनके ऋण पत्र धारक के खाते में राशि गई है उसका जब हम भुगतान करेंगे तो पृष्ठ क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे भी प्रश्न में दी गई है उस परिस्थिति के हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे हम। सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 5,009% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी किए तथा 5 वर्ष बाद सममूल्य पर मोचनी है। मोचन के समय जनरल प्रविष्टि करनी है भाई, यानी शोधन के समय क्या जनरल प्रविष्टि करनी है? तो 100 रुपए के कितने हैं? 5,000। तो राशि कितनी बन गई? 5 लाख। कितनी बन गई? 5 लाख। सममूल्य पर निर्गमन है और सममूल्य पर मोचन है, तो कोई विशेष ध्यान रखने की बात नहीं है, सीधा हम इनका क्या कर देंगे? मोचन कर देंगे। पहले तो क्या होगी? डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद में बैंक से भुगतान कर देंगे। देखिए इसकी प्रविष्टि कैसी होगी। पहली प्रविष्टि हो गई 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब इनका क्या करना है? सममूल्य परिमोचन है तो सीधा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने? 5 लाख रुपए। अगर प्रीमियम पर मोचन होता तो हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी भुगतान करना पड़ता। ठीक है, तो इसमें तो क्या है? निर्गमन भी सममूल्य पर है और मोचन भी सममूल्य पर है, तो एकदम साधारण सी प्रविष्टि है। डिबेंचर की राशि है वो हमने किस में डाली? डिबेंचर होल्डर में, और फिर डिबेंचर होल्डर को टू बैंक करके चुका दी राशि। ठीक है, नरेशन लिख दिया अमाउंट पेड। जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है एक्स लिमिटेड के 100 रुपए प्रत्येक के 1,000
12% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी। ये ऋण पत्र 4 वर्ष के बाद 10% प्रीमियम पर मोचनीय है। राशि कितनी होगी? 1 लाख रुपए ऋण पत्रों की, और 10% प्रीमियम इसका हो गया 10,000 रुपये। तो भुगतान कितना करना है? 1,10,000 करना है ऋण पत्रधारियों को। कितना करना है? 1,10,000। अब देखिए इसकी पुष्टि कैसी होगी। इसकी पुष्टि इस प्रकार से होगी। पहली 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू डिबेंचर होल्डर। मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर होल्डर को कितने देंगे? 1,10,000। और अगले पृष्ठ सीधे चुकाने की कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने? 1,10,000 रुपये। सिंपल सी पृष्ठ थी, हमने कर दी कि 1 लाख रुपए तो मूल ऋण पत्र की राशि थी और 10% प्रीमियम पर शोधन करना है, तो 10,000 रुपये प्रीमियम के हो गए। कुल कितने रुपए देना है ऋण पत्र धारक को? 1,10,000। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने? 1,10,000। ठीक है, तो दोनों बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु देखिए और लिखा है, इसको और देखते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 1 लाख के रुपए के 12% ऋण पत्रों को 5% बट्टे के साथ निर्गमित किया, जो वर्ष के अंत में 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। निर्गमन किस पे किया है? बट्टे पर किया है। और शोधन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो मोचन के समय पुष्टि करनी है, तो मोचन के समय निर्गमन की पुष्टि नहीं करनी है। निर्गमन की अगर पुष्टि करनी होती तो इस 5% बट्टे को हमें ध्यान में रखना होता, लेकिन हमें तो क्या करनी है? मोचन के समय पुष्टि करनी है। तो मोचन क्या है? ऋण पत्र की राशि कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख तो ये हो गया, और इस पर 5% प्रीमियम कितना हो गया? 5,000। तो 1,05,000 का ऋण पत्र धारक को हम क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे। देखिए इसके मोचन पर पुष्टि कैसी होगी। पहले 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब इस पर प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिबेंचर होल्डर 1,05,000। फिर इसको चुका देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपये। देखिए इस प्रश्न में सिर्फ क्या है कि मोचन के समय पुष्टि पूछी है, तो हम मोचन की पुष्टि करेंगे। यदि ये कहता है कि निर्गमन की भी पुष्टि कीजिए और मोचन की भी पुष्टि कीजिए, तो निर्गमन की भी करते और फिर मोचन की करते। और इसके संबंध में मैंने एक आपको सवाल पहले करवा रखा है, एग्जाम्पल नंबर 15, उसको आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, किस प्रकार से हम निर्गमन की और मोचन की एक साथ पुष्टियाँ करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ऋण पत्रों के मोचन की विधियों के बारे में पढ़ा और ऋण पत्रों के मोचन पर ध्यान रखी जाने वाली बातों के बारे में पढ़ा कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एकमुश्त भुगतान विधि के अंतर्गत जो हम ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करते हैं, उसका अध्ययन हम आज की क्लास में हमने किया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।